जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीएनए सेशन डेली न्यूज एनालिसिस बाय यूपीएससी उदय अनअकैडमी। और आज है 10 सितंबर 2024 और आज के इस सेशन में हम कुछ न्यूज आर्टिकल लेके आए हैं और इन न्यूज आर्टिकल का हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन हम अपने इस मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं दैट इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यस फ्रेंड, देखिए जो माइंड है वो इंसान का सबसे पावरफुल वेपन है। ऊपर वाले ने सबसे पावरफुल वेपन अगर इंसान को कुछ दिया है, जो सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर चीज है वो है माइंड। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो चीज डिटरमाइन करेगी कि हम लाइफ में क्या अचीव करते हैं और क्या नहीं करते हैं। जैसे कि अगर माइंडसेट ऑब्स्टेकल्स और परेशानियों को देखेगा ना, ये ऐसा माइंडसेट रहा तो वो माइंडसेट बड़ी चीजें अचीव नहीं कर सकता। वो माइंडसेट अपनी लाइफ में, उस इंडिविजुअल की लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल का माइंडसेट रादर देन ऑब्स्टेकल, अगर वो अपॉर्चुनिटीज को देखे, अगर वो संभावनाओं को देखे, पॉसिबिलिटीज को देखे एंड बियॉन्ड ऑब्स्टेकल और बियॉन्ड डिफिकल्टी, इनसे दूर जाकर के अगर देखे, तब इंसान को अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी और अपॉर्चुनिटीज इंसान को मोटिवेट करेंगी और मोटिवेशन इंसान को टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब इंसान कोई लाइफ में टास्क, कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसका परिणाम आने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन अगर माइंडसेट डिफिकल्टी के लेवल पे ही अगर और परेशानी के लेवल पे ही अगर इंडिविजुअल को रोक देगा तो वो कोई मोटिवेशन उसके अंदर होगा ही नहीं, वो कोई एक्शन फिर फर्दर लेगा ही नहीं और रिजल्ट आने की संभावना क्या होगी? नील बटे सन्नाटा, शून्य। देयरफॉर अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को हैक करें हर बार और उसे अपॉर्चुनिटीज को दिखाएं रादर देन डिफिकल्टीज, तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखिए एवोल्यूशन प्रोसेस ये बताता है कि इंसान जो है वो नेगेटिवली बायस है। क्योंकि इंसान जब हम आदि मानव थे तो उस टाइम पर जब इंसान जंगल में रहता था तो उस समय इंसान अपने सर्वाइवल के लिए नेगेटिव सोचता था पहले कि अगर मैं पेड़ से नीचे उतरा तो हो सकता है कि कोई जानवर मेरे पे अटैक कर दे, और अगर मैंने बहुत ज्यादा समय अपनी गर्दन नीचे रख के जमीन की तरफ खाना इकट्ठा करने के लिए अगर रखी और सीधा अगर नहीं खड़ा हुआ और मैंने चारों तरफ नहीं देखा अपनी सेफ्टी के लिए, तो हो सकता है कोई जानवर अटैक कर दे। सो ये जो सर्वाइवल के लिए था कि नेगेटिव बायस बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल, इसी कारण इंसान सबसे पहले नेगेटिव डायरेक्शन में सोचता है। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी की तरफ देखे, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स को देखा जाए। सो दिस इज अ वेरी वेल सेड फैक्ट दैट इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। सो फ्रेंड, इट मोटिवेशन कोट के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली न्यूज, ये तो जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, ये उनकी जस्ट एक मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दी है। और जो पहली न्यूज है वो क्या है वो देखिए पहली न्यूज क्या है कि ओवर 70% ऑफ द चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया आर रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन। देखिए ये टॉपिक आपके GS3 में है, GS3 में है ये टॉपिक आपके लिए। सो ये टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है? मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सो इस टॉपिक में क्या है इस वाले आर्टिकल में कि इस आर्टिकल में 3 चार्ट्स दिए हुए हैं, चार्ट 1, चार्ट 2 एंड चार्ट 3। पहले चार्ट में क्या दिया है कि नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू वेरियस मेल न्यूट्रिशन रिस्क, कि टोटल कितने बच्चों की डेथ हुई है मेल न्यूट्रिशन रिस्क के कारण, पहला चार्ट। दूसरा क्या है कि इंडिया की मेल न्यूट्रिशन डेथ पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन अगर दूसरे कंट्री से कंपेयर किया जाए तो उनकी पोजीशन क्या है वो इस चार्ट में है। तीसरा पॉइंट
कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन जो चाइल्ड डेथ हुई है, फॉर एग्जांपल 1990 से और 2020 तक, लेट अस सपोज 1990 में थी 100 चाइल्ड डेथ बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, आज के दिन अगर वो 20 है तो ये ट्रेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है। सो ये 3 चार्ट्स दिए हुए हैं, ये 3 चार्ट्स इस आर्टिकल में। सो इसकी फर्दर और एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको यह समझना है, जरूरी है कि मेल न्यूट्रिशन होता क्या है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मेल न्यूट्रिशन, कि मेल न्यूट्रिशन का पहले तो मीनिंग ही क्या है उसको समझते हैं। देखिए, मेल न्यूट्रिशन इज डेफिशिएंसी, बिल्कुल ये तो आपको भी पता होगा कि मेल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, कि भाई मेल न्यूट्रिशन का मतलब कि इंसान के शरीर में कुपोषणता आना, मतलब कि अगर इंसान कम खाना खाए तो उसके शरीर में जो कुपोषणता आए बिकॉज ऑफ दैट इनडेफिशिएंट न्यूट्रिशन इनटेक एंड इनडेफिशिएंट कैलोरी इनटेक, उसको जो है हम मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड हम इसको डेफिशिएंसी से रिलेट करते हैं, डेफिशिएंसी से रिलेट। लेकिन ये जस्ट डेफिशिएंसी नहीं है कि मेल न्यूट्रिशन इज जस्ट अबाउट दैट डेफिशिएंसी, कि कोई कमजोर है, बिल्कुल दुबला पतला है, जिसका वेट उसके हाइट के और उसके एज के हिसाब से काफी कम है, कि वही मेल न्यूट्रिशन नहीं। अगर आपका एक्सेसिव वेट है आपके हाइट और आपके एज से, तो भी वो मेल न्यूट्रिशन में ही आता है। एक्सेस वेट वो भी मेल न्यूट्रिशन में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर दोगे, वो भी फ्रेंड्स मेल न्यूट्रिशन में ही आता है। सो अब इन दोनों चीजों को देखते हैं। पहला डेफिशिएंसी, कि मेल न्यूट्रिशन का मतलब 2 डेफिशिएंसी है, पहला डेफिशिएंसी एंड दूसरा एक्सेसिव कैलोरी इनटेक जिससे ओबेसिटी होती है, वो भी मेल न्यूट्रिशन में ही आएगा। सो पहले वाले पे जाते हैं, डेफिशिएंसी। देखिए, डेफिशिएंसी में क्या है जिससे अंडर न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट, स्टंटिंग। कि स्टंटिंग क्या है ये, अगर किसी लेट अस सपोज किसी चाइल्ड की, किसी बच्चे की अगर लो हाइट है फॉर द एज, कि उनकी एज है 10, एक बच्चे की एज है 10 और उसकी हाइट होनी चाहिए लगभग 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो बालक स्टंटिंग का शिकार है, वो बालक स्टंटिंग से पीड़ित है। दिस इज द स्टंटिंग। दूसरा, वेस्टिंग। ये वेस्टिंग क्या होता है कि अगर किसी की हाइट लेट अस सपोज 100 सेंटीमीटर है और उसका वेट होना चाहिए 40 केजी, लेकिन उसका है 35 केजी, तो वो चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उससे आगे चलते हैं, अंडरवेट। ये अंडरवेट क्या है, लो वेट फॉर द एज, कि किसी बच्चे की एज 10 है और उसका वेट होना चाहिए लेट अस सपोज के समथिंग 30 और उसका वेट है 25, तो ये क्या हो गया, अंडरवेट। सो मैंने आपको क्या बताया, और माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, लेट अस सपोज जिंक की डेफिशिएंसी है किसी के शरीर में, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है किसी के शरीर में, उसके कारण जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो बहुत कमजोर है, लेकिन दिखने में वो जो चाइल्ड और वो इंसान बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और हेल्दी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। और मेल न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया, फर्स्ट अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंडर कौन सी है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन क्या रहा, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन। अब दूसरे पे चलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन में ओवरवेट आता है, सेकंड में ओवर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ओवरवेट, ओबेसिटी एंड द डाइटरी रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये भी मेल न्यूट्रिशन में आते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप ओवरवेट हैं अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तब भी आप मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट डेफिशिएंसी और अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ये टर्म जो मेल न्यूट्रिशन है, ये आपको अब समझ में आ गई होगी ये क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या कहा है। इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि 3 चार्ट्स हैं। पहला चार्ट
क्या डिपिक्ट कर रहा है कि इंडिया की सिचुएशन कि वहां पर अंडर न्यूट्रिशन से कितनी ज्यादा मेल न्यूट्रिशन से कितनी ज्यादा चाइल्ड डेथ्स हैं एक साल में। देखिए, लो बर्थ वेट के कारण 3 लाख से ज्यादा डेथ, अंडर वेट के कारण लगभग 70,000 के आसपास डेथ, वेस्टिंग के कारण 58,000 के आसपास डेथ्स, स्टंटिंग के कारण 42,000 के आसपास डेथ, और जो न्यूट्रिशनल इनडेफिशिएंसी है उनके कारण ये सारी डेथ्स। सो ये इन सबको कैलकुलेट करें तो लगभग 5 लाख के आसपास जो डेथ्स मिलेंगे आपको, 5 लाख के आसपास डेथ। तो ये फर्स्ट इंफरेंस यहां से निकलता है कि जो चाइल्ड डेथ हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल इश्यूज वो ठीक ठाक डेथ है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल इश्यूज वो ठीक ठाक डेथ है पहले चार्ट में, कि इसको कम नहीं बोल सकते, ये सीरियस कंसर्न है पहला। दूसरा कि ये देखते हैं कि इंडिया को दूसरे चार्ट में दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर किया गया है कि इस सिचुएशन को दूसरे कंट्रीज के साथ एक बार कंपेयर करके तो देखें कि हम कहां पर हैं, कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहां है मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेथ्स, जैसे जैसे ग्राफ में ऊपर जाएंगे मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेथ्स बढ़ती जाएंगी, और ये है जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए, सोमालिया, चैड, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो कंट्रीज हैं इनमें मेल न्यूट्रिशन डेथ रेट जो है वो ज्यादा है और पर कैपिटा कम है। तो बिल्कुल है कि जब पैसे कम है तो डेथ ज्यादा है, मेल न्यूट्रिशन की समस्या ज्यादा है। अब इंडिया की पोजीशन देखते हैं। देखिए, यूएई, यहां पर तो मेल न्यूट्रिशन बिल्कुल ही कम है डेफिनेटली, क्योंकि अमीर कंट्री है। रशिया यहां पर बिल्कुल सही है। यहां ब्राजील, चाइना और इंडिया की पोजीशन, श्रीलंका में भी मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेथ रेट जो है वो काफी कम है। और इंडिया की पोजीशन कहां है? इंडिया यहां है, मतलब कि यहां पर ज्यादा है डेथ्स और यहां पर कम है। तो इसका मतलब इंडिया में जो मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो डेथ्स है ना वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी लगा सकते हैं। मतलब ये वाले जो डेथ हैं कैसे भी एफर्ट करके मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेथ हमें कम करनी है और हमें इंडिया को यहां पर लेके आना है। इस चार्ट से ये इन्फ्रेंस निकलता है कि हमें यहां लेके आना है। अब तीसरे चार्ट में चलते हैं कि ठीक है, अभी लगभग 5-6 लाख मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेथ्स हैं। तो ये देखते हैं कि क्या हिस्ट्री में इससे ज्यादा थी या कम थी। मतलब कि 1990s में हो सकता है कि 1 लाख हो, आज बढ़ गई हो 5 लाख। तो इसका मतलब क्या दर्शाएगी ये चीज कि 1990 से 2020 तक हमने मेल न्यूट्रिशन को सोल्व करने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया और सिचुएशन वर्स हुई है। क्या ये कंडीशन है? या दूसरी कि 1990 में 15 लाख थी और आज 5 लाख है, तो पहले 15 लाख से मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेथ्स थी और आज अगर 5 लाख है तो ये कम हुई है। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एफर्ट लगाने की जरूरत है ऐसे ही, ताकि ये डेथ कम होते 5 से 4, 3, 2, 1, 50,000 ऐसे कम होती चली जाए। सो इनको देखते हैं। देखिए, थर्ड चार्ट में ये है। ये क्या है? द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू वेरियस न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर ओवर द टाइम। देखिए, लो बर्थ वेट के कारण पहले डेथ थी लगभग 10 लाख के आसपास। अभी कितनी है? ये है लगभग 3 लाख दिखाया आपको। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। ऐसे ही बिकॉज ऑफ अंडरवेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। ऐसे ही स्टंटिंग रिलेटेड डेथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। सो इंडिया सिग्निफिकेंटली वर्क कर रहा है इस एस्पेक्ट में। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बट जो डेथ्स हो रही हैं ये लगभग 5 लाख, इनको भी ऐसे ही करते हमें कम लेके आना है। ऐसे ही करते हमें कम लेके आना है। सो मैंने आपको ये तीनों चार्ट्स बताए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है? देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन डू नॉट डाई ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। वो मेल न्यूट्रिशन से मरते नहीं है, बट जो कंडीशन मेल न्यूट्रिशन डेवलप करता है ना उसके कारण डेथ्स होती हैं। मतलब कि मेल न्यूट्रिशन से डायरेक्ट डेथ्स नहीं होती हैं, लेकिन लेट अस सपोज कि कोई कुपोषण का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन है, एक बालक है, एक बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो वो डायरेक्ट मेल न्यूट्रिशन से उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे का शरीर इतना कमजोर होगा अंदर से,
इंटरनल वीकनेस इतनी ज्यादा होगी कि जैसे ही कोई अगर डिजीज उस बच्चे को होती है तो उसका शरीर, उस बच्चे का शरीर बड़ी मुश्किल से उस डिजीज से फाइट करके बच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल न्यूट्रिशन के टाइम टीबी हो गई और खास करके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो फिर डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब ये हमने आर्टिकल देख लिया, अब इसके फर्दर थोड़ा बियॉन्ड जाते हैं और इस आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, कि कारण क्या है मेल न्यूट्रिशन का, कि अभी भी है मेल न्यूट्रिशन इतना ज्यादा। फॉर एग्जांपल, जो स्टंटिंग है, जो स्टंटिंग के इंसिडेंस है इंडिया में, वो लगभग 31% है, 31%। और जो वेस्टिंग है वो लगभग 19% है इंडिया में। तो ये तो हाई है, ये काफी हाई है। सो इनके रीजन क्या है? पहला रीजन, इनएडिक्वेट डायटरी इंटेक, इनएडिक्वेट डायटरी इंटेक। देखिए कि किसी की डायटरी इंटेक बिकॉज ऑफ द पावर्टी, बिकॉज ऑफ द पावर्टी, कि कोई फैमिली गरीब है और वहां पर 2 बच्चे हैं, और इस गरीबी के कारण वो जितना उन बच्चों को कैलोरी इंटेक चाहिए, जितना खाना चाहिए, जितनी रोटियां चाहिए एक दिन में, अगर उतनी उनको नहीं मिल रही है तो वो डेफिनेटली मेल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, कुपोषण का। सो इनएडिक्वेट डायटरी इंटेक एट 2 एस्पेक्ट्स, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, कि जितनी बच्चे को अगर कैलोरी इंटेक चाहिए उतनी कैलोरी नहीं मिली तो भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी, और अगर क्वालिटी ऑफ डाइट नहीं मिली तो भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी। लेट अस सपोज बच्चे को 4 रोटी खानी है, लेकिन अगर मिली 2 और ऐसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहा तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन लेट अस सपोज बच्चे को 4 रोटी मिलनी चाहिए और 4 रोटी ही मिल रही है डेली, लेकिन उसके साथ साथ दाल, दूध, दही, ये सब नहीं मिल रहे, तो क्वालिटी का इश्यू आएगा, तब भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी। सो पहले 2 कारण मैंने आपको क्या बताया, पॉवर्टी एंड इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। दूसरा, पुअर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, कि जो मां है उनमें ही न्यूट्रिशनल इनडेफिशिएंसी है, तो जो बच्चे होंगे उनमें भी डेफिनेटली न्यूट्रिशनल इनडेफिशिएंसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है इंडिया में, वो लगभग 50% के अराउंड है। और ट्राइबल एरिया, जैसे झारखंड के ट्राइबल एरिया हो गए, बिहार, उड़ीसा, इनमें तो जो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है विमेंस में, वो 60 से 65% है। सो इस डेफिशिएंसी के कारण अगर जो चाइल्ड बर्थ होंगे, सो उन चाइल्ड्स में भी डेफिशिएंसी मिलेगी और वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार मिलेंगे। सो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि कारण क्या है। चौथा, सैनिटेशन हाइजीन, कि अगर जो एनवायरमेंट है, जो घर है और जहां पर पॉपुलेशन रह रही है, आबादी, अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं है तो भी मेल न्यूट्रिशन की समस्या आ जाएगी, तो भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान लेके आई थी, बिकॉज गवर्नमेंट जानती है कि जब तक के हमने इस पे वर्क कर लिया, क्वांटिटी और क्वालिटी पे वर्क कर लिया, मान लिया, लेकिन और एस्पेक्ट पे भी जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम और मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो डेथ है वो कम नहीं होंगी। ठीक है। 5वां, एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज, के जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सर्विस सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसमें जो प्राइमरी जो सर्विस सेंटर्स हैं, जहां पर ये वाला जो बेस में होना चाहिए, ये टर्सरी से, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो ये प्राइमरी जो लेवल है, स्पेशली एट दिस लेवल, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी डेफिशिएंसी है, तो ये भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, और ये मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को जो है वो प्रमोट कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी।
देखिए आगे चलते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नाउ व्हाट आर द वेज टू डील विद इट। हमने देख लिया रीजन क्या है, अब इसको डील करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल स्पेसिफिक इंटरवेंशन। सेकंड पॉइंट, इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड, मतलब कि उनको क्वांटिटी दीजिए जितनी क्वांटिटी चाहिए, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी एंड दिस इज थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कि गरीब जो है पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, जिसमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, उनको एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड प्रोवाइड करवाइए नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ताकि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सोल्व हो। क्वांटिटी वाइज, दिस इज क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज के लिए स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, कि जो आप अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप आटा प्रोवाइड कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसमें कुछ इस तरीके से कीजिए, उसमें कुछ एडिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करके फिर जो है गरीबों को वो प्रोवाइड कीजिए। फूड फोर्टिफिकेशन कीजिए, फूड फोर्टिफिकेशन, ताकि यहां से तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो कि कम क्वांटिटी का मिल रही है खाने की, वो सोल्व हो, और यहां से क्वालिटी, जो क्वालिटी वाला इशू है वो सोल्व हो। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन मैटरनल एंड द चाइल्ड केयर सर्विसेज, कि मैंने आपको बताया कि अनीमिया की प्रॉब्लम मदर्स में काफी ज्यादा है इंडिया में, सो उस प्रॉब्लम को टैकल करिए। स्ट्रेंथन मैटरनल केयर एंड आल्सो स्ट्रेंथन द चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, कि चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को भी ध्यान दीजिए, उसको भी सोल्व करिए। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, प्रमोट सैनिटेशन एंड हाइजीन थ्रू द स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी प्रमोट कीजिए। सो जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको साइलोज में डील नहीं किया जा सकता कि भाई उनको खाना पकड़ा दीजिए हो जाएगी सोल्व, नहीं, आपको इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, इसको कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से डील करना पड़ेगा। सो उसके पॉइंट क्या है ये सारे। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लाइक नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन, पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड द मिड डे मील स्कीम, सो फ्रेंड्स ये पहला आर्टिकल था जिसको हमने होलिस्टिकली और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से डील किया है। चलिए अब दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए सेकंड आर्टिकल, इट इज रिलेटेड टू रेगुलेटरी रिफॉर्म स्टक इन अ लूप इन अ हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए ये रिफॉर्म से रिलेटेड बात कर रहा है तीन एस्पेक्ट में। वो तीन एस्पेक्ट क्या है, पहला रिकॉल गाइडलाइंस, अभी बताता हूं ये क्या होते, दूसरा कि गाइडलाइंस ऑन द गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस ऑफ द ड्रग्स, और तीसरा कंफ्यूजिंग ब्रांड नेम एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्रिस्क्रिप्शन एरर। ये तीन एस्पेक्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल डील कर रहा है, ये इन तीन एस्पेक्ट से है ये आर्टिकल। सो इनको अच्छे से देखते हैं ये क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वो आर्टिकल तीन चीजों से रिलेट है, तीन चीजों को डील कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 59th रिपोर्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ 2012, उसने तीन मेन इंटरवेंशन के लिए बोला कि तीन चीज पे ध्यान दीजिए, तीन गाइडलाइंस पे ध्यान दीजिए। पहली रिकॉल गाइडलाइंस, इस रिपोर्ट ने कंसर्न जताया कि जो रिकॉल गाइडलाइंस हैं, वो रिकॉर्ड गाइडलाइंस अब गवर्नमेंट को जो है वो ठीक करनी पड़ेंगी। दीज रिकॉर्ड गाइडलाइंस आर नॉट अप टू द मार्क। सो ये रिकॉल गाइडलाइंस क्या होती हैं कि दीज आर मेंट टू स्विफ्टली रिमूवल ड्रग्स दैट फेल टेस्टिंग इन द गवर्नमेंट लेबोरेटरीज फ्रॉम द मार्केट। मतलब लेट अस सपोज कोई ड्रग है, अगर वो मार्केट में आ रही है, एक दवाई मार्केट में लॉन्च हुई है, तो लॉन्च होने से पहले वो वेरियस टेस्टिंग फेज के थ्रू जाती है कि वो दवाई टेस्ट होंगी, डिफरेंट एज ग्रुप्स में टेस्ट होंगी, डिफरेंट लोकेशंस पे टेस्ट होंगी, और एक टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट होंगी। सो क्लिनिकल ट्रायल होगा, और प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही वो ड्रग मार्केट में आएगी। सो अगर ये सारे प्रोसेस के थ्रू अगर वो ड्रग नहीं गुजरी है और
जल्दबाजी में उसको मार्केट में उतार दिया गया है, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए समाज के लिए, प्रॉब्लमेटिक हो जाए लोगों की हेल्थ के लिए। सो इन गाइडलाइंस में अगर ऐसी कोई भी मेडिसिन मार्केट में पाई जाती है, कोई भी दवाई ऐसी पाई जाती है, तो गवर्नमेंट उस दवाई को मार्केट से रिकॉल कर सकती है। सो दिस इज पहला रिकॉल गाइडलाइन। दूसरा, इस रिपोर्ट ने कहा देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द ड्रग, देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग। एंड इनफैक्ट ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करी। किस केस में? स्वतंत्र राज एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करी। ये क्या है कि एक दवाई है, वो लेट अस सपोज फैक्ट्री में बनी, सिप्ला फैक्ट्री है, उसमें बनी, और वहां से वो पूरे इंडिया में सप्लाई हुई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे इंडिया में सप्लाई हुई। तो सप्लाई, अगर वो दवाई लेट अस सपोज कि उसमें 5 डिग्री टेंपरेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस दवाई का, सो वो सप्लाई होगी तो वो कोल्ड स्टोरेज चेन के थ्रू सप्लाई होगी। अगर वो कोल्ड चेन स्टोरेज के थ्रू सप्लाई नहीं हुई और फिर वो मेडिकल स्टोरेज में चली गई और वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट की, उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट हो, क्योंकि वो राइट प्रोसेस के थ्रू जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उसका स्टोरेज नहीं हुआ। सो इस कमेटी ने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, देयर इज अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग, ये भी ऑब्जर्व किया। तीसरा पॉइंट, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजिंग ब्रांड ड्रग नेम्स, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस केस में ऑब्जर्व करी, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कि लेट अस सपोज कि एक दवाई है और वो एक कैडिला ब्रांड की है, एंड दिस इज अ गुड मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन, जो वेरियस क्लिनिकल प्रोसेस के थ्रू भी गो थ्रू होकर के मार्केट में आई है और उसके रिजल्ट्स और परिणाम भी अच्छे हैं। लेकिन एक दूसरी कंपनी ने उसी नाम से ये ड्रग लॉन्च की सस्ते दाम में। सो क्या ये सही है? सो इसके रिलेटेड भी गाइडलाइंस होती हैं, बिकॉज वो पहली दवाई से, पहली मेडिसिन से के रिलेटेड तो पब्लिक में फेथ होगा कि यार ये दवाई जो है इस प्रॉब्लम, इस हेल्थ इश्यू के लिए बहुत बढ़िया है। तो जैसे ही वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उस दवाई को परचेज करेंगे, वो नाम लेंगे, तो मेडिकल स्टोर दूसरे वाली वो पकड़ा देगा उनको, क्योंकि उन्होंने वही मेडिसिन डिमांड करी और वही नाम है, वही उनको मेडिसिन पकड़ा देगा वो। सो ये तो गलत है। सो तीसरी वाली गाइडलाइंस इससे रिलेटेड। सो ये आर्टिकल में क्या कहा है कि जो 59th जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ, उसने इन 3 इश्यूज से रिलेटेड जो भी पॉइंट बताए थे, उन पर अच्छे से हेल्थ मिनिस्ट्री ने काम नहीं किया है, उन पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ठीक से काम नहीं किया है। एंड व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन स्टक इन अ लूप, and why? Because there is no legally, because these guidelines like this, they cannot be legally enforced, वो legally enforceable नहीं है वो। और हेल्थ मिनिस्ट्री ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये सारी गाइडलाइंस को हम लीगली एनफोर्सेबल करें या ना करें। सो ये सारी चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहा। सो इस आर्टिकल में ये जो कमी है हेल्थ मिनिस्ट्री के साइड से, इसके ऊपर फोकस किया गया है। देखिए, पहला पॉइंट कि जो इंडिया कंटिन्यू टू हैव गाइडलाइंस रिलेटेड टू रिकॉल, गाइडलाइंस इंडिया में है, बट दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। लेट अस सपोज कोई मेडिसिन है और अगर वो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू मार्केट में नहीं आई है, सो उसको अगर कंप्लेंट करे, पब्लिक अगर कंप्लेंट करे उससे रिलेटेड, उस मेडिसिन से रिलेटेड, तो उसको तुरंत रिकॉल नहीं किया जाएगा। कोर्ट इस गाइडलाइंस को एनफोर्स नहीं कर सकता लीगली, बिकॉज दीज गाइडलाइंस आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। सो ये एक इशू है। दूसरा, द गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस गाइडलाइंस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज एंड इक्विपमेंट्स। मतलब कि हमने कहा कि फैक्ट्री से बनने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन चेन के थ्रू अगर जाएंगी दवाइयां, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन उस हिसाब से होनी चाहिए कि जैसे वो दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई दवाई 5 डिग्री सेल्सियस में स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस चीज के लिए तो पूरी कोल्ड स्टोरेज चेन लगेगी, और जिस मेडिकल स्टोर में वो होगी वहां पर भी कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। सो कितना ज्यादा कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडिया में, बहुत ज्यादा। अगर गवर्नमेंट उसको लीगली एनफोर्सेबल कर दे तो एकदम अचानक ऑन द स्पॉट कहां से लेके आए इतना ज्यादा स्टोरेज। सो ये एक इश्यू है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको लीगली बाइंडिंग कर नहीं रही है। और जो ये इंडस्ट्रीज हैं, जो ये कंपनियां हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, ये इस चीज को और पोस्टपोन करे जा रही है, और पोस्टपोन करे जा रही है, और पोस्टपोन करे जा रही है, क्योंकि उससे खर्चा बढ़ जाएगा। सो अब तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग टू डिक्लेयर द गाइडलाइन एज अ बाइंडिंग लॉ, द गवर्नमेंट हैज वंस अगेन डिसाइडेड टू कंडक्ट अनदर राउंड ऑफ कंसल्टेशन। कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इन फियर्स के कारण, इन डर के कारण क्या कर रही है कि बार बार इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट इस फील्ड से रिलेटेड उनके साथ कंसल्ट कर रही है कि हम करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें। ये असमंजस में है गवर्नमेंट। सो इस चीज को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। अब देखिए वे अहेड क्या हो सकता है कि इन गाइडलाइंस को जितनी भी जल्दी हो सके, इन तीनों गाइडलाइंस को बाइंडिंग करिए। सबसे पहला तो ये, दूसरा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्टीज इन मेकिंग द गाइडलाइंस। देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री में जो भी बॉडीज और जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ड्रग है, सो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेड कौन है? आईएएस ऑफिसर। दे आर जर्नलिस्ट, सो दे आर टेकिंग द डिसीजन। सो इनकी जगह कौन होना चाहिए? एक्सपर्ट, उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए इस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। सो इन्वॉल्व द एक्सपर्ट इन द डिसीजन मेकिंग। एंड द थर्ड, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीएमओ टू ब्रेक दिस लूप एज हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नॉट बीन एबल टू सोल्व दिस इशू। बिकॉज हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। देखिए 2012 में बताया था पार्लियामेंट्री रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने 59th रिपोर्ट में, और ये मैटर उससे पहले से चलता आ रहा है, 1990 से चलता आ रहा है ये। लेकिन आज तक इस चीज पे कोई प्रोमिसरी ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है। तो पीएमओ का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बिकॉज दिस मैटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। दिस मैटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो क्या है? एशियान और इंडिया की टाइज से रिलेटेड है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। और ये पीरियोडिक रीसेट के द पीरियोडिक रीसेट ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड एशियान थ्रू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये उससे रिलेटेड है। सो इस आर्टिकल से डील करने से पहले हमें यह जानना होगा कि एशियान क्या है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये देखना पड़ेगा, और फिर ये आर्टिकल क्या कह रहा है ये देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि एशियान क्या है, कि एशियान क्या बवाल है। देखिए एशियान क्या है? ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जिसमें 10 कंट्री हैं। वो 10 कंट्री कौन से हैं? वो 10 कंट्री हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, यहां कंबोडिया, ये इंडोनेशिया, ये ब्रुनेई, ये फिलीपींस, और यहां पर सिंगापुर। और फ्रेंड्स बस ऐसी मैपिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, दिस इज सुमात्रा ऑफ इंडोनेशिया, दिस इज जावा ऑफ इंडोनेशिया, एंड दिस इज बोर्नियो आइलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एशियान के बारे में, दिस इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय समूह है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये काम क्या करता है? दिस प्रमोट्स पॉलिटिकल एंड द सोशल स्टेबिलिटी इन दैट साउथ एशियन रीजन। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये कुछ फैक्ट्स हैं, हार्डकोर फैक्ट्स हैं, ये आपको एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। सो इनको जस्ट देख लेना एक बार के लिए। चलिए हम कोर मुद्दे पे चलते हैं। देखिए उस साउथ ईस्ट एशियन नेशन से डील करने के लिए इंडिया के पास राइट नाउ जो पॉलिसी है वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको 2014 में लॉन्च किया। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो 1991 में आई थी। अब ये डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉलिसीज में वो देखते हैं। देखिए
लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के दौर में जो आई थी, उस टाइम पे, पहले उस टाइम की कंडीशंस को देखते हैं। देखिए 1991 में, 1990s, 1990 और 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब 1992 में अपने पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई। इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा डाउन में थी। हालत ऐसी थी कि फॉरेक्स जो रिजर्व है, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, तेल खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए भी बहुत कम थे। सो इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना था। क्यों? क्योंकि हमारे एक सबसे बड़ा दोस्त यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। हमारे उनके साथ डिफेंस टाइज भी थे, हमारे उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी थे। अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा क्योंकि उनके साथ ट्रेड जो होता था वो भी काफी कम हो गया। और इंडिया के पास इंडिया पे आर्थिक दबाव था। सो आर्थिक दबाव से कैसे उठेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? कि आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ इंक्रीज करो। और साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन थे उस टाइम पे वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे। साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स के नाम से उनको बोला जाता था उस टाइम पे। एंड द ग्रोथ रेट वाज 10%, 9%, 11%, 12 ऐसे थी। सो इंडिया ने एक चांस देखा, मौका, के साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ डील करते हैं और उनके साथ ट्रेड होगा, ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो हमें भी मुनाफा होगा, उनको भी होगा। वो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे यहां फैक्ट्री लगेगी, जॉब मिलेगी लोगों को, हमारे यहां पर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और लोगों के पास पैसे आएंगे और हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। सो लुक ईस्ट पॉलिसी में मेन जो पॉइंट था वो क्या था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद whom? विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दिस इज द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मेन पॉइंट, मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, अब इसको चेंज क्यों करना पड़ा 2014 में? अब कंडीशंस को जानते हैं। मैंने आपको 1991 की कंडीशन बताई जिस टाइम पे ये पॉलिसी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। ये पॉलिसी गवर्नमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी में टू डील विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये गवर्नमेंट लेके आई थी। अब 2014 की इस पॉलिसी की, ये पॉलिसी क्यों लाए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अपने फर्स्ट फेज में ही? सो इसको समझने के लिए हम उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन को समझते। देखिए 2010 से ही, इनफैक्ट 2006-7 से ही चाइना की जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब पूरे पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो डोमिनेंस है वो बढ़ने लगी। चाइना 9 डैश लाइन के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में अपनी दादागिरी करने लगा। इंडियन ओशन में भी उनकी पेट्रोलिंग वॉरशिप, पेट्रोलिंग सबमरीन और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू इंडिया को चारों तरफ से घेरने लगा। सो इंडिया की प्रायोरिटी क्या बन गई अभी? कि इकोनॉमी तो हमारी ठीक है, अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो इतने टाइम से होते ही जा रहे हैं, इन कंट्री के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो है ही है, चलिए इस रिश्तेदारी को अब और आगे बढ़ाते हैं। कि पहले दोस्ती थी, अब इसको शादी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो एंगेजमेंट थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, वो कैसे अपडेट हो गई? वो कहां पर अपडेट हुई? कि ग्रेटर कनेक्टिविटी, वी विल एंश्योर ग्रेटर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एंड वी विल इंक्रीज सिक्योरिटी टाइज। मतलब जैसे वियतनाम है, वियतनाम भी चाइना से परेशान है, फिलीपीन भी चाइना से परेशान है, तो हम उनके साथ सिक्योरिटी टाइज करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, इन दो कंट्रीज को नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको हाईवे के थ्रू, ट्राइलेटरल हाईवे के थ्रू कनेक्ट करेंगे और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रमोट करेंगे ताकि इन सारे कंट्रीज में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और पैसा कमाएं। सो ऐसे ही जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन और सिक्योरिटी टाइज ये और इंक्रीज करी। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब आगे चलते हैं। ये बेसिक की बात हो गई। अब देखिए, ये बेसिक की बात हो गई। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या कहा गया था, उस आर्टिकल में क्या कहा? उस आर्टिकल में क्या था? उस आर्टिकल में कहा कि अगर हमें एशियन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से डील करना है तो हमें एशियान को सेंटर पॉइंट में रखना पड़ेगा, सेंट्रलिटी में रखना पड़ेगा डेफिनेटली। उन सारे कंट्रीज को डेफिनेटली, मैं खुद बता रहा हूं आपको, मैंने आपको बताया अभी। देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इनके साथ एंगेजमेंट दो फ्रंट्स पे हो सकती है दोस्तों, दो फ्रंट्स पे। पहला फ्रंट मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, कि सारे पूरी ग्रुपिंग के साथ एक साथ समझौते करे जाएं।
दूसरा कि बायलेटरल एंगेजमेंट्स करो, द्विपक्षीय, कि इंडिया सिंगापुर, इंडिया ब्रुनेई, इंडिया मलेशिया, इंडिया थाईलैंड, इंडिया म्यांमार, इंडिया इंडोनेशिया, इनके साथ बायलेटरल रिलेशन बढ़ाओ। लेकिन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में इंडिया ने 2020 और 21 में आरसीईपी, जिसमें एशियन कंट्री प्लस चाइना, जो ये सारों का समूह था, उससे इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। क्यों इस चीज को ज्वाइन नहीं किया, मल्टीलेटरल इस एग्रीमेंट को? हो सकता है कि चाइना, क्योंकि उसका पार्ट है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना अपना चीप स्टील, बिल्कुल सस्ता स्टील इंडिया में डंप कर दे और इंडिया की जो स्टील कंपनी है वो बैठ जाए, सारी वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। लेकिन इंडिया इस दूसरे प्रोसेस के थ्रू, बायलेटरल एंगेजमेंट के थ्रू तो बढ़ा सकता है अपनी कोऑपरेशन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। और उसका उदाहरण दिया है दो कंट्री से रिलेटेड, एक सिंगापुर, एक ब्रुनेई। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी जो विजिट थी श्रीलंका, वो सिंगापुर और ब्रुनेई में, उनसे रिलेटेड क्या कहा इस आर्टिकल में कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन एंड रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग, इनमें सिंगापुर काफी आगे है इंडिया से। सो इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया सिंगापुर से इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए एमओयू साइन कर सकता है। और सिंगापुर ये चाहता भी है, क्योंकि सिंगापुर के यहां पर लैंड और लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। सो लैंड और लेबर की कॉस्ट अगर ज्यादा हो रही है, तो जो ये सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई और जो ये अर्थ मेटल मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ मेटल मैन्युफैक्चरिंग होगी, इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सो जब ये चाइना से कंपीट सिंगापुर करेगा वर्ल्ड मार्केट में, तो सिंगापुर के प्रोडक्ट महंगे होंगे और चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, तो चाइना के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जाएंगे, सिंगापुर को डिसएडवांटेज होगा। लेकिन अगर सिंगापुर अपना प्लांट इंडिया में लगाता है, तो वहां लैंड और लेबर चीप है, तो दोनों को फायदा होगा और चाइना को बीट कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल दिया है कि कैसे बायलेटरल एंगेजमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया ब्रुनेई से रिलेटेड, कि ब्रुनेई से हम ऑयल परचेज करते थे, वो हाफ हो गया बिकॉज हम रशिया से परचेज करने लगे। लेकिन हम ब्रुनेई के साथ डिफेंस और स्पेस सेक्टर में तो एंगेजमेंट को बूस्ट कर सकते हैं, उसको तो अपग्रेड कर सकते हैं, उसको तो बढ़ा सकते हैं। कि जैसे स्पेस में पहले ब्रुनेई के सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करता था, तो हम अपनी एक फैसिलिटी ब्रुनेई में ही लगा सकते हैं, लॉन्च फैसिलिटी, या इसरो की कोई फैसिलिटी वहां पर लगा सकते हैं जो उनको सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे। सो ऐसे हम अपने बायलेटरल टाइज को बढ़ा सकते हैं एशियन कंट्री के साथ। इफ वी वांट टू मेक सक्सेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इफ वी वांट टू मेक सक्सेस दिस पॉलिसी, सो वी नीड टू एंगेज बायलेटरली and just not focus only on the multilateral aspect, multilateral engagements. So friends, ये आर्टिकल हमने अच्छे से देखा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, दैट इंडिया साइन इंडिया एंड यूएई इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, कि इंडिया ने और यूएई ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील पे साइन किया है। देखिए ये अबू धाबी के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, ये इंडिया के दौरे पे हैं। और जब ये इंडिया के दौरे पे हैं, तो ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील जो है वो साइन हुई है। और इसके जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो देखते हैं हम, कि ये जो डील है ये किस चीज से रिलेटेड है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से। मतलब कि लेट अस सपोज कि इंडिया में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। सो वहां पर यूएई इन्वेस्ट कर सकता है अपने रुपए, क्योंकि यूएई के पास सोवरेन वेल्थ फंड है, पेट्रो डॉलर्स है। सो उन पेट्रो डॉलर्स को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया की भी हेल्प होगी, और यूएई को क्या उससे बेनिफिट होगा कि यूएई ने अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर दिए, अब उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। सो इस डील के साथ क्या होगा कि वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी लेनी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है। सो ये डील क्या करेगी, इस प्रोसेस को स्मूथ और स्ट्रीमलाइन कर देगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इन दिस आर्टिकल इज, इस आर्टिकल में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में मेंशन किया गया है।
सो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है उस आर्टिकल में कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड क्या बात हुई है, क्या कहा गया है, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड जो कंट्री है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन से कंट्री है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और यहां पर ओमान। और फ्रेंड्स ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और ये पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो चौक पॉइंट है एक वर्ल्ड का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, सो ये जस्ट कंट्री आपको देख लेने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है बस। उसके बाद इस आर्टिकल में I2U2 ग्रुपिंग के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो I2U2 ग्रुपिंग के तहत, क्योंकि यूएई उसका पार्ट है और यूएई उसका पार्ट है, तो यूएई ने गुजरात में एक हेल्थ सेंटर के लिए सेटअप करने के लिए जो MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। ये उसमें जस्ट फैक्ट मेंशन है उस आर्टिकल में, लेकिन हमें यह देखना है कि I2U2 है क्या। सो I2U2 क्या है? इट इज अ ग्रुपिंग किसका, कौन से कंट्री का? इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए, 4 कंट्रीज इसमें। और ये 4 कंट्रीज किस चीज में कोऑपरेशन करेंगे? दे विल डू जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू इनिशिएटिव। किस चीज में? वाटर में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, इन 5 एरिया में, इन 5 एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको जो है I2U2 के बारे में बताया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि ये उसमें मेंशन था। सो ये प्रीलिम्स में फैक्ट आ सकता है और I2U2 मेंस में आ चुका है। सो इसीलिए इसको आप ध्यान रखना, 2022 में आ चुका है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये इसमें ये जो आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है कि 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स फॉर इंडियन नेवी लॉन्च्ड एट कोच्चिन शिपयार्ड। कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 शिप्स लॉन्च हुई है और उन शिप्स के नाम क्या हैं? INS मालपी एंड INS मुल्की। और ये क्या है? ये है शैलो वाटरक्राफ्ट वेसल है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कोच्चिन शिपयार्ड के द्वारा ये बनाई गई है। और ये जो आर्टिकल है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मैंने आपको उन वेसल्स का नाम बताया। और टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग द सबमरीन यूज्ड इज सोनार टेक्नोलॉजी, जो कि रडार वेव्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जो 2 वो सबमरीन वॉरफेयर हैं, सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो दो वाटरक्राफ्ट हैं और 2 वेसल्स हैं, ये कौन से क्लास की हैं? ये माहे क्लास की हैं। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अभय क्लास को। इन्होंने अभय क्लास को रिप्लेस किया है। और इन 2 शिप्स में लाइट वाटर टॉर्पिडोज भी हैं। लाइट वाटर मतलब अंडर वाटर जो मिसाइल्स होती हैं उनको टॉर्पिडोज बोलते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्रीलिम्स के लिए था, जस्ट ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए अब द लास्ट आर्टिकल आज का, ये हीलियम से रिलेटेड है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बोइंग की स्टार लाइनर जो क्राफ्ट है उसमें उनको कुछ जो एस्ट्रोनॉट स्पेस से नीचे लेके आने थे धरती पे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट ओविंग टू हीलियम वो एस्ट्रोनॉट्स नीचे नहीं आ पाए धरती पे। सो इस आर्टिकल में ये डील हुआ है, ये बताया गया कि हीलियम व्हाई वी यूज दिस इन द स्पेसक्राफ्ट, और इसकी जो है वो यूसेज कहां पर है। देखिए हीलियम क्या है? इट इज हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। सो ये क्या करता है कि हम बिकॉज ऑफ इस लो बॉइलिंग पॉइंट के कारण इसको हम सुपर कूल्ड एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हैं। और सुपर कूल्ड एनवायरनमेंट में 2 तरीके से यूज कर सकते हैं इनको उन व्हीकल्स में, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में। कैसे? पहला पॉइंट कि जो हीलियम है इट प्रेशराइजेस द फ्यूल टैंक, मतलब कि स्पेस लॉन्च व्हीकल है, अब इसमें यह फ्यूल भरा हुआ है और ये थ्रस्ट के साथ नीचे
नीचे की तरफ जो थ्रस्ट क्रिएट करता है प्रेशर से, और ये ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फ्यूल कम होगा कम होगा कम होगा, तो ये प्रेशर जितने थ्रस्ट और प्रेशर के साथ इसको नीचे की तरफ पुश करना चाहिए उतनी की तरफ कर नहीं पाएगा, बिकॉज ये फ्यूल कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन हीलियम क्या करते हैं कि जैसे ही इसकी ऊपर से कम हुआ थोड़ा सा, जैसे ही लेट अस सपोज फ्यूल इतना हुआ, तो जो इतना जो स्पेस है उसको हीलियम से भर दिया जाएगा, हीलियम से, और हीलियम अब इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हीलियम से बहुत इंपॉर्टेंट गैस है किस चीज के लिए, स्पॉटिंग पोटेंशियल फॉल्ट इन द रॉकेट, स्पॉटिंग द पोटेंशियल फॉल्ट। सो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। नाउ स्पॉटिंग द पोटेंशियल लीक पॉइंट मतलब कि जो हीलियम है वो इतनी उसके जो एटम्स हैं वो इतने छोटे हैं कि अगर कोई बारीक से भी बारीक अगर स्पॉट होगा लॉन्च व्हीकल में, तो वहां से हीलियम लीक करनी स्टार्ट हो जाएगी, लीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ऐसे लीक डिटेक्शन के लिए भी हीलियम यूज होती है स्पेसक्राफ्ट में। सो इस आर्टिकल में यह भी बताया है कि बिकॉज लीक डिटेक्शन के लिए हीलियम बहुत ही अच्छी गैस है, यूजफुल गैस है, सो इसको हम डिजाइन, वॉल डिजाइन एंड फिटिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, वॉल डिजाइन एंड फिटिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हीलियम से रिलेटेड था कि उसके यूसेज इन स्पेसक्राफ्ट, और ये लास्ट आर्टिकल था। और फ्रेंड्स हमने जो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको बहुत अच्छे से ब्रॉडली डील किया, सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की, होलिस्टिकली मेंस पर्सपेक्टिव से भी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी देखी। और फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी। टिल देन जय हिंद फ्रेंड्स।